मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। केमिस्ट्री की इस क्लास में आज हमारा टॉपिक है वैद्युत रसायन का दूसरा पार्ट। आज हम शुरू करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने सेलों के बारे में सोचा था, सेलों के बारे में चर्चा की थी और सेल क्या होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से सेल होते हैं, उस पर हमने देखा था। आज हम यानी कि विद्युत रासायनिक सेल या डेनियल सेल के बारे में चर्चा, विशेष तौर पे आज हम डेनियल सेल के कंसेप्ट के हिसाब से सभी सेलों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि डेनियल सेल है क्या। तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से डेनियल सेल का चित्र बनाते हैं और उससे जितने भी कंसेप्ट बनेंगे उन सभी कंसेप्टों को हम ध्यान से जानेंगे और याद करेंगे। ठीक है, जितने कंसेप्ट होंगे हम उसको आपको बताएंगे, आप लोग ऐसा ध्यान से उसको ग्रहण करिएगा। ठीक है, देखिए डेनियल सेल में क्या होता है, इसमें दो पात्र होते हैं। पहले हम बनाते हैं इसको ध्यान रखना है। दो पात्र होते हैं, एक पात्र है ये देखो, एक पात्र यह हो गया। ठीक है, और दूसरा पात्र देखो यह हो गया। दो पात्र होते हैं, इसमें थोड़ा गैप इधर इधर बना देते हैं, थोड़ा गैप हो जाए, मतलब कुछ पॉइंट इधर लिखना है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। एक पात्र यह हो गया, ये दो पात्र हो गए। ठीक है, यह हमारे जो पात्र हैं, कितने क्या पात्र हो गए, दो पात्र हैं। और इन दोनों पात्रों में हम क्या करते हैं, देखो दो पात्र हो गए। ठीक है, अब देखो इन पात्रों में हम इस डाल देते हैं, एक में डाल देते हैं जिंक की छड़। ठीक है, अगर हमें डेनियल सेल बनाना है तो डेनियल ने इन पात्रों में जिंक और कॉपर की छड़ों का प्रयोग किया था, इसीलिए इनको डेनियल सेल कहते हैं। तो हम डेनियल सेल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दो पात्र हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक छड़ डालते हैं, पहले जिंक की छड़ डाल देते हैं। कौन सी छड़ डालते हैं इसमें, जिंक की छड़। ठीक है, एक पात्र में हम जिंक की छड़ डालते हैं और दूसरे पात्र में हम क्या करते हैं, कॉपर की छड़ को डाल देते हैं। एक में जिंक की छड़ को और दूसरे में किसकी छड़ को डाल देते हैं, कॉपर की छड़ को। तो दूसरे में हमने डाल दिया इसको कॉपर की छड़। चलिए ठीक है, लाल से बना दो। ये हमने डाल दिया इसमें, मतलब कॉपर की छड़। ठीक है, ये जो छड़ है, इस छड़ को कहेंगे किसकी है, जिंक छड़, Zn जिंक की छड़। यह किसकी छड़ है, कॉपर की छड़। ठीक है, ये जिंक की छड़ है और एक हो गई कॉपर की छड़। अब देखो इनको किसमें डुबोया गया है, इस वाली जो छड़ है, इस छड़ को हमने डुबो दिया है किस वाले विलयन में, जिंक सल्फेट, मतलब जिसकी छड़ है उसी का क्या लेते हैं, विलयन ले लेते हैं। कलर और नहीं है हमारे पास, एक कलर और चाहिए, थोड़ा एक मिनट।
देखिए कलर नहीं था हमारे पास तो कलर ले रहे थे। देखिए इसमें क्या है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम लेते हैं दो पात्र, फिर से देखो इसमें लेते हैं हम दो पात्र। दो पात्र, एक में हम किसकी छड़ डाल देते हैं, जिंक की छड़ डाल देते हैं, और दूसरे में डाल देते हैं कॉपर की छड़। और इन छड़ों को जिंक सल्फेट, इनको हम किस में डुबो देते हैं, जिंक सल्फेट के विलयनों में क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं। ठीक है, इनको हम जब डुबोएंगे, किस में डुबो दिए, जिसकी छड़ होती है उसी के विलयन में इनको क्या कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है। जिसकी छड़ होती है उनको उसी वाले विलयन में क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं। तो ये विलयन का नाम क्या है, जिंक सल्फेट। इस विलयन को कहेंगे, कैसा विलयन है, ZnSO4 लवण का विलयन होता है, जिंक सल्फेट का विलयन होता है। ठीक है, अगर इसको हम इससे बना देते हैं, थोड़ा सा इस वाले मार्कर से, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या भरा जाता है, ये जो छड़ है इसके अंदर जो विलयन भरा जाता है, इस विलयन को भी क्या कहेंगे, इसमें कॉपर की छड़ है तो इसमें कॉपर सल्फेट का क्या होना चाहिए, विलयन। तो CuSO4 का क्या है, विलयन। किसका विलयन होना चाहिए, कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, तो जिंक कॉपर की छड़ है जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, या जिंक की छड़ है जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन में इसको रख दिया गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको एक वायर से, एक गैल्वेनोमीटर, इनको क्या करते हैं, एक कुंजी के साथ और एक गैल्वेनोमीटर के साथ इनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कुंजी और एक गैल्वेनोमीटर के साथ इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब परिपथ को पूरा करने के लिए इसमें एक यू आकार की नली होती है, इसमें यू आकार की एक नली होती है। तो यू आकार की नली होती है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड, और पहले इसको देख लेते हैं, यू आकार की नली होती है। यू आकार की क्या है, इसमें नली है, और इन नली में एक वैद्युत अपघट्य भरा होता है जिसे पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। यह इसलिए भरा जाता है कि यह परिपथ को पूर्ण करता है, उदासीनता बनाए रखता है। परिपथ को पूर्ण करता है और उदासीनता क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है, तो इसमें क्या भरा होता है, इसके अंदर एक पदार्थ भरा होता है जिसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, अगार। अगार नामक क्या भरा होता है, पॉलीसैकेराइड भरा होता है। किसका, चिपचिपा पदार्थ, जिलेटिन के समान एक पदार्थ होता है, उसमें ये भरा होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं यू आकार की नली। ठीक है, तो इसको लवण सेतु के रूप में भी बताया जाता है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, लवण सेतु। इसको क्या नाम देंगे, लवण ब्रिज, लवण सेतु। इसको क्या कहेंगे, लवण सेतु। अच्छा, लवण सेतु क्या होता है, इसमें एक वैद्युत अपघट्य भरा होता है। कौन सा, इसके अंदर एक विद्युत अपघट्य भरा होता है। विद्युत अपघट्य क्या भरा होता है, विद्युत अपघट्य। कौन कौन से, पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और प्लस अगार। अगार नामक एक पॉलीसैकेराइड भरा होता है। इसमें क्या होता है, अगार। अगार नामक क्या होता है, अगार। अगार नामक पॉलीसैकेराइड। यह क्या होता है, अगार पॉलीसैकेराइड, जिलेटिन के समान चिपचिपा पदार्थ इसके अंदर भरा जाता है। इस यू आकार की नली को कहते हैं लवण सेतु। यह क्या करती है, परिपथ को पूर्ण करती है, उदासीनता बनाए रखती है। अब बात आती है इसमें KCl या अमोनियम क्लोराइड क्यों रखा जाता है,
क्योंकि पोटेशियम और क्लोरीन की जो है आयनिक चालकताएं लगभग समान होती, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो हमने क्या किया, अब ये हमने परिपथ को पूर्ण किया, ठीक है। अब जैसे ही परिपथ पूर्ण होता है, पहले हमने क्या किया, एक दो पात्र लिए, उसमें हम एक में जिंक की छड़ को डाल दिया, एक में कॉपर की छड़ को डाला, जिसमें जिंक की छड़ को डाला उसका जिंक सल्फेट का लवण ले लिया, और जिस कॉपर डाला उसमें कॉपर से सल्फेट का लवण ले लिया, और इसके बाद से एक कुंजी और एक गैल्वेनोमीटर के साथ इसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। कुंजी और एक गैल्वेनोमीटर के साथ इसको जोड़ दिया गया। अब फिर यू आकार की नली, जिसे लवण सेतु कहते हैं, इसको उल्टा करके इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही इसको हमने परिपथ जैसे ही पूर्ण होता है तो कुछ अपक्रियाएं होती हैं। जैसे ये परिपथ पूर्ण होता है तो कुछ अपक्रियाएं होती हैं, तो उस अपक्रिया को देखेंगे। जैसे ही परिपथ पूर्ण होता है तो आपको देखना यहाँ से है कि इलेक्ट्रॉन जिंक वाली छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पर जाएंगे, कॉपर की तरफ जाएंगे। इसके अंदर से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएंगे, किधर जाएंगे, जिंक की तरफ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, जिंक की तरफ जाएंगे। कई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिंक की। मतलब इलेक्ट्रॉन को आप दिखाएंगे कि जैसे ही परिपथ पूर्ण होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल करके किधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल करके मतलब कॉपर की छड़ पर आ जाते हैं, अब हम जानते हैं, चूंकि ये छड़, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर दें, थोड़ा ठीक लगे देखने में। अब क्या होता है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे, कॉपर की छड़ पर आएंगे, कॉपर की छड़ इलेक्ट्रॉन लेती नहीं, ठीक है, धातु इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे विलयन में। कहाँ पर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, विलयन में। अच्छा, यहाँ से जिंक ने कई इलेक्ट्रॉन त्यागा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है जिंक ने, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, विलयन में आ जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे आ जाएंगे, विलयन में। अब जैसे ही विलयन में आ जाएंगे तो हमें कह सकते हैं कि यह जिंक ने इलेक्ट्रॉन को दिया, कॉपर की छड़ की ओर आया, कॉपर की छड़ ने इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया, वह विलयन में आ गया। विलयन में जैसे ही आ गया, विलयन में से क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन कॉपर ले लेगा। कॉपर चूंकि कई आयन होता है, 2 धन आयन, और सल्फेट क्या होता है, 2 ऋण आयन, और ये ले लेगा तो उदासीन हो जाएगा, और उदासीन होकर के इसी पर आकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। कहाँ पर बैठ जाएगा, इस वाली छड़ पर आकर के क्या हो जाएगा, कॉपर जमा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो जैसे ही आयन बना, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन निकला, वैसे इस छड़ से जो आयन है जिंक कहाँ पर आ जाएगा, विलयन में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, विलयन में, ठीक है। अब विलयन में जैसे ही आ गया, अब क्या हो गया, धारा बहने लगेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, धारा बहने लगेगी। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ बहते हैं, और धारा जो है किधर से किधर बहती है, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बहेंगे। यानी हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है किधर से बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है, जिंक से कॉपर की तरफ, जबकि धारा की दिशा किधर हो जाएगी, कॉपर से जिंक की तरफ। ये बात प्रश्न पूछा जाता है। जैसे ही परिपथ होता है तो निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, माने गैल्वेनोमीटर में हलचल होती है और इससे कुछ प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। पहला प्रेक्षण है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कॉपर की तरफ जाते हैं, जबकि कॉपर से जिंक की तरफ धारा का प्रवाह होता है। जैसे जिंक से इलेक्ट्रॉन निकले वह कॉपर की छड़ पर आए तो कॉपर इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया, कहाँ पर चले आए, विलयन में। अब विलयन में आ गए तो वहां पर बैठा कौन है, कॉपर की ऊपरी आयन, तो इसे इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया और यह उदासीन हो गया, तो इस कॉपर की छड़ पर बैठ गया। अब कॉपर की छड़ पर जब बैठ गया तो हम कह सकते हैं कि कॉपर की छड़ का द्रव्यमान ज्यादा हो गया और इसने इलेक्ट्रॉन को दिया। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु से निकलेगा तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाएगी, तो जिंक के छड़ के द्रव्यमान में क्या जाता है, कमी हो जाता है, ठीक है। इसी दरमियान क्या होता है, यहाँ पर जो बच गया कौन सा, यहाँ पर जो बच गया कौन, सल्फेट आयन। यहाँ पर बच गया क्या, सल्फेट आयन।
सल्फेट आयन क्या करेगा, इस वाली नली से होकर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पर आएगा तो ये जिंक के साथ मिल करके क्या हो जाएगा, उदासीन बन जाएगा, माने मिल जाएगा, मिल करके जिंक सल्फेट के विलयन को पुनः क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो जिंक सल्फेट का जो सांद्रता बढ़ जाएगी, जबकि इसके जो है सांद्रता में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर हम यह समझेंगे कि जैसे ही यह परिपथ पूर्ण होता है, जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कापर की तरफ जाएंगे और धारा कापर से जिंक की तरफ जाएगी। ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से जो सल्फेट होता है, परिपथ को पूर्ण करने के सल्फेट आयन इसके अंदर से होते हुए जिंक की तरफ आ जाएगा, जिससे जिंक सल्फेट का विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो इसमें कुछ क्रियाएं होती हैं। तो ये जो क्रिया हो गई, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन को दिया, जिंक ने अगर इलेक्ट्रॉन को दिया तो कौन सी क्रिया हो गई, उस क्रिया का नाम क्या है, ऑक्सीकरण। तो जिंक ने जब इलेक्ट्रॉन को दिया तो इसमें हम ध्यान रखेंगे क्या दिया उसने, Zn। इसको हम दिखा रहे हैं, जिंक ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो बन गया जिंक आयन, और कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो इस वाली क्रिया का क्या नाम है, इस वाली क्रिया का नाम है ऑक्सीकरण। कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीडेशन, कौन सी क्रिया हो गई, ऑक्सीकरण। और इसने, अच्छा ऑक्सीकरण हुआ, जिस वाली भी क्रिया, जिस पर भी क्या होता है, जिस वाले इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, उस इलेक्ट्रोड, इसको इलेक्ट्रोड कहेंगे, इन छड़ों को क्या कहेंगे, इन छड़ों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है, अब कहेंगे जिस इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसको क्या नाम देते, एनोड। तो यहाँ पर जिंक वाली छड़ क्या हो गई, एनोड हो गई। जिंक वाली छड़ क्या हो गई, यहाँ पे एनोड हो गई। और यहाँ पर जो एनोड होता है वह एनोड क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर माने लीनियर सेल में या विद्युत रासायनिक सेल में जो जिंक है वह क्या होता है, एनोड, ऋणात्मक होता है, और उस पर ऑक्सीकरण चूंकि हो रहा है इसलिए उसका नाम होता है एनोड रखा जाता है। ठीक है, इस पर देखो, इस वाली छड़ पर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ले लिया। जब इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु लेता उस वाली क्रिया का क्या नाम है, उस वाली क्रिया का नाम होता है अपचयन। उस वाली क्रिया का क्या नाम है, अपचयन। तो इसको हम लिख देते हैं, जो क्रिया हुई है इस क्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। ठीक है, रिडक्शन, अपचयन। अच्छा, जिस वाली छड़ पर अपचयन होता है उस वाली छड़ को कहते हैं, क्या कहते हैं, उस वाली छड़ को कैथोड कहा जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, कैथोड। कैथोड क्या हो गई, यहाँ पर आप देख रहे हो जो कैथोड होती है, चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इसने, इलेक्ट्रॉन को त्यागा, क्यों त्यागा, चूंकि इसके, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तभी तो इसमें इलेक्ट्रॉन आया। तो इसमें क्या हो जाता है, यह क्या होती है, कैथोड को क्या माना जाता है, धनात्मक माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यह कॉपर की छड़ जो होता है धनात्मक गुण प्रदर्शित करती है यहाँ पे, और यह हो जाता है। तो अपचयन इसी को कहते हैं कैथोड। कैथोड कौन सा होता है, ऐसी छड़ जिस पर अपचयन होता है उसको कैथोड कहते हैं, यह धनात्मक होती है। ऐसी छड़ जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड कहते हैं, अच्छे से समझना। ठीक है, अब इससे कुछ निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, उन प्रेक्षणों को जो मेन पॉइंट है उसको हम आपको यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक, दिखा ना सही से। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट मेन है। पहली बात तो इसमें जो पूछा जाएगा कि डेनियल सेल किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं जब विद्युत रासायनिक सेल में जिंक तथा कॉपर का प्रयोग कहलाता है तो उपयोग होता है, तब उसे डेनियल सेल कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल में इसको हम लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट है। विद्युत रासायनिक सेल में
जब विद्युत मेन पॉइंट लिखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, जो जरूरी है बहुत परीक्षा के लिए वो बता रहे हैं, और बाकी चीज हम बताते चलेंगे। विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में जिंक तथा कॉपर का प्रयोग होता है, तो जिंक तथा कॉपर का, जिंक तथा कॉपर का प्रयोग हो तो, जब विद्युत रासायनिक सेल में जिंक तथा कॉपर का प्रयोग हो तो, प्रयोग हो या उपयोग हो, का उपयोग हो तो उसे डेनियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डेनियल सेल। तो कह रहा है कि जब विद्युत रासायनिक सेल में जिंक तथा कॉपर का उपयोग हो तो उसको डेनियल सेल कहते हैं। एक पॉइंट हमारा हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं इसमें कि जैसे ही परिपथ पूर्ण होता है, जैसे ही यह परिपथ पूर्ण होता है तो धारामापी में एक विक्षेप होता है। तो जब विक्षेप होता है तो जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ की ओर जाने लगते हैं और कॉपर से जिंक की तरफ क्या जाने लगती है? धारा। तो हम लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे जैसे ही परिपथ पूर्ण होता है, ठीक है, जैसे ही परिपथ पूर्ण होता है तो आप देखना, जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके Zn की, ये तब है जब परिपथ पूर्ण होगा, जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर कॉपर की ओर जाते हैं, कॉपर की ओर जाते हैं। जैसे ही परिपथ पूर्ण होता है, जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर किसकी तरफ जाते हैं? कॉपर की ओर जाते हैं। तथा कॉपर से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निकल कर जाते हैं, अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात धारा किधर बहती है? अर्थात धारा कॉपर से जिंक की ओर, जिंक की ओर बहती है, जिंक की ओर बहती है। किधर से है? धारा, अर्थात धारा जो है कॉपर से जिंक की ओर बहती है। ठीक है, जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन और कॉपर से जिंक की तरफ क्या बहेंगे? इलेक्ट्रॉन बहेंगे। ठीक है, यह पॉइंट समझ में आई बात की नहीं आई? अगला पॉइंट हम देखते हैं और कुछ प्रेक्षण आगे देखेंगे। इसमें जो है डेनियल सेल में जिस क्षण पर, मेन पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, डेनियल सेल में, डेनियल सेल में जिस क्षण पर डेनियल सेल में जिस क्षण पर ऑक्सीकरण होता है, वैसे डेनियल सेल में जिस क्षण, ऐसे लिखेंगे, डेनियल सेल में जिंक की छड़ पर, डेनियल सेल में जिंक की छड़ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है। डेनियल सेल में जिंक की छड़ पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। इसे एनोड कहते हैं। जिंक की छड़ में, डेनियल सेल ऐसे लिखते हैं, सॉरी थोड़ा सा, डेनियल सेल में जिंक की छड़ पर
ऑक्सीकरण होता है तथा कापर की छड़ पर अपचयन होता है। अपचयन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता हो, और ऑक्सीकरण का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, त्यागता हो। तो कह रहा है कि डेनियल सेल में जिंक की छड़ पर ऑक्सीकरण होता है तथा कॉपर की छड़ पर क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे डेनियल सेल में जिस छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उस वाली छड़ को क्या कहते हैं। डेनियल सेल में जिस छड़ पर लिखेंगे, डेनियल सेल में जिस छड़ पर ऑक्सीकरण होता है डेनियल सेल में जिस छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ध्यान रखना, डेनियल सेल में जिस छड़ पर क्या होता है, डेनियल सेल में जिस छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। डेनियल सेल में जिस छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं, एनोड, और जिस छड़ पर अपचयन होता है उसको क्या कहते हैं, उस कैथोड कहा जाता है। जिस छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड, और जिस छड़ पर अपचयन होता है उसको क्या कहते हैं, कैथोड। यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तथा जिस छड़ पर, यहाँ पर लिख रहे हैं, तथा जिस छड़ पर अपचयन होता है, तथा जिस छड़ पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो जिस छड़ पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। तो कॉपर की छड़ यहाँ पर कैथोड है और जिंक की छड़ क्या है, एनोड है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कुछ सेल अपक्रिया के बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं 2-4 मिनट और। इतनी बातें, जब विद्युत रासायनिक सेल में जिंक तथा कॉपर का उपयोग होता है तो डेनियल सेल कहते हैं। जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कॉपर की ओर जाते हैं, अर्थात धारा कॉपर से जिंक की ओर बहती है। डेनियल सेल में जिंक की छड़ पर ऑक्सीकरण होता है तथा कॉपर की छड़ पर अपचयन होता है। डेनियल सेल में जिस छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड, और जिस छड़ पर अपचयन होता है उसको क्या कहते हैं, कैथोड कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब हम देखते हैं कि डेनियल सेल अपक्रिया, यहाँ पर हम देखते हैं सेल अपक्रिया के बारे में। ठीक है, कुछ पॉइंट आगे हम देखेंगे इसमें। सेल अपक्रियाएं क्या होती हैं इसको देखेंगे। डेनियल सेल में सेल अपक्रिया, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं डेनियल सेल में सेल अपक्रिया। डेनियल सेल में सेल अपक्रिया के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से देखना। देखो डेनियल सेल में क्या हो रहा है, पहले देखो क्या सेल अपक्रिया कैसे लिखना। सेल अपक्रिया कैसे लिखा जाता है, जिंक और गिल्स Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें डाल दिए। कॉपर में क्या है, क्यूप्रिक आयन है और इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया और यह हो जाएगा कॉपर बन। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो यह वाली जो रिएक्शन इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन।
इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीकरण हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर आवेश बराबर है, देखो यहाँ पर दो आवेश दो अगर बराबर है तो कोई बात नहीं, अगर बराबर नहीं है तो इनको बराबर किया जाता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो हमें नीचे मिल जाएगा, फाइनली मिल जाएगा जिंक प्लस कॉपर, और यह जो हो जाएगा Zn2 धनायन प्लस CO। देखो चूंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों है, इसलिए इस वाली अपक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया। तो हम कहेंगे ऐसी अपक्रिया, माने कह सकते हैं सेल में कैसी अपक्रिया होती है, रेडॉक्स अपक्रिया होती है। और जो विभव प्राप्त होगा उस विभव को क्या कहेंगे, रेडॉक्स विभव कहेंगे। तो सेल में कौन सी अपक्रिया होती है, रेडॉक्स अपक्रिया होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, देखो रेडॉक्स विभव से क्या होता है, जैसे ही ये रेडॉक्स अपक्रिया होती है वैसे ही इन दोनों सेलों के बीच, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जिसका मान होता है 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं जैसे ही रेडॉक्स अपक्रिया होती है वैसे ही दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, या एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो हम कह सकते हैं दोनों चालक छड़ों के मध्य, या कह सकते हैं कि रेडॉक्स अपक्रिया के कारण। ठीक है, तो लिखेंगे रेडॉक्स अपक्रिया के कारण, रेडॉक्स अपक्रिया के कारण, रेडॉक्स अपक्रिया के कारण दोनों चालक छड़ों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है, जिसे EMF कहते हैं, EMF कहते। तो रेडॉक्स अपक्रिया के कारण दोनों चालक छड़ों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे EMF कहते हैं। तो लिखेंगे डेनियल सेल का EMF कितना होता है, डेनियल सेल का 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, डेनियल सेल का कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से इतने पॉइंट को हमने देखा। थोड़ा एक पॉइंट और समझ लेते हैं, सेल का रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा समय तो नहीं है इसमें। अब रेडॉक्स अपक्रिया के कारण दोनों चालक छड़ों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे EMF कहते हैं। डेनियल सेल का EMF कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमने तो कोशिश की है अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर यह समझना है। देखो फिर से एक बार हम देखो यहाँ पर जैसे इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो इस जिंक की छड़ का द्रव्यमान घटता है, जबकि कॉपर की छड़ का द्रव्यमान बढ़ता है। इसके अलावा ZnSO4 की सांद्रता बढ़ती है और कॉपर सल्फेट की सांद्रता कम होती है। ठीक है, इसके हम सांद्रता की बात भी कर सकते हैं। तो Zn की सांद्रता बढ़ती है, इसकी सांद्रता घटती है। फिर कहेंगे जैसे ही परिपथ पूर्ण होता है यह सारी क्रियाएं होती हैं दोनों। अब इसमें जिंक की छड़ से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अर्थात धारा कॉपर से जिंक की तरफ बहती है। ठीक है, लवण क्षेत्र के रूप में विद्युत अपघट्य भरा जाता है। इस पर ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इसको एनोड कहते हैं, और ये ऋणात्मक होता है। और ये इस पर जिस पर अपचयन होता है और उसको हम कहते हैं कैथोड, चूंकि यहाँ पर कैथोड विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, इस तरह से सेल अपक्रिया जब भी लिखने के लिए पूछे तो ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अपक्रियाओं को जोड़ना है। अगर आवेश बैलेंस बराबर नहीं है तो आवेशों को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।